हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। और मेरी आवाज़ आप लोग को क्लियर जा रही है तो एक बार मैसेज करके बता दीजिए। फिर आज का टॉपिक हम लोग अपना काइनेमेटिक्स स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा ये चैप्टर है वो है काइनेमेटिक्स का। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने वेक्टर को देख लिया था। वेक्टर का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया था। वेक्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी मैंने आपको दे दिए थे, वेक्टर की शीट वो भी कंप्लीट कर ली होगी आप लोगों ने। और उसका जो सॉल्यूशन था शीट का वो मैंने रिकॉर्डिंग करके आपके पास भेज दिया था। आपको अपने स्टोर ऑप्शन पे वो चीज़ मिल जाएगी जहाँ पे आपके रिकॉर्डेड वीडियो रहते हैं। तो आज से हमारी जो क्लास है वो स्टार्ट होगी काइनेमेटिक्स के टॉपिक से। ठीक है, काइनेमेटिक्स के टॉपिक से हमारी क्लास स्टार्ट होगी। तो एक बार पहले मैसेज करके बता दो कि मेरी आवाज़ आपके पास क्लियर पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है। तो चलो शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है ये आज से हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा मोशन का टॉपिक। ठीक है, कौन सी चीज़? मोशन का टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा। हम लोग यहाँ से डिस्कस करना शुरू करेंगे मोशन के बारे में। ठीक है, मोशन या इसको गति भी कहा जाता है। ठीक, अब यहाँ पे मोशन या गति का ये चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा। गुड मॉर्निंग। ठीक है, कंचन सक्सेना, गुड मॉर्निंग बेटा। फटाफट बता दो मेरी आवाज़ क्लियर जा रही है तुम लोग को। ठीक है, तो आज से हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो है मोशन का। पिछले क्लास में वेक्टर हमारा कंप्लीट हो गया था। ठीक, अब चलो अगर मोशन को स्टार्ट करते देखो तो किसी भी ऑब्जेक्ट की, जैसे एक ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे, तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये दो पोजिशन पे रह सकता है। या तो किस पोजीशन पे रह सकता है, या तो ये रेस्ट फॉर्म पे रहेगा या तो मोशन का। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये ऑब्जेक्ट, जैसे हम यहाँ पे कई सारा पॉइंट मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है। ठीक है, और आगे चलेंगे तो ये वाला हमारा हो जाएगा पॉइंट सी। कई सारे हम लोग पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं और टाइम के रिस्पेक्ट में जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, जैसे सपोज कर लो यहाँ पे हम लोग ने टाइम की रीडिंग नोट की और यहाँ पे हम लोग टाइम 1 सेकेंड लिए। ठीक, फिर 2 सेकेंड के, ठीक है, गुड मॉर्निंग बेटा, 2 सेकेंड के बाद फिर हम लोग यहाँ पहुँच गए, यानी हमारा टाइम चेंज होके यहाँ पे फिर कितने सेकेंड आ गया? 2 सेकेंड। ये टाइम इंटरवल कितना का है? पहला टाइम इंटरवल कितने का था? 1 सेकेंड का। फिर दूसरा टाइम इंटरवल कितने का लिए? 2 सेकेंड, यानी आफ्टर 2 सेकेंड या पहले से स्टार्ट होने के बाद ये ऑब्जेक्ट कुछ टाइम के बाद यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर क्या होगा कि कुछ टाइम और ऑब्जेक्ट चलेगा और कुछ टाइम के बाद कहाँ पे पहुंच जाएगा? पॉइंट सी पे। राइट, ठीक है, तो हो क्या रहा है कि जैसे जैसे टाइम की वैल्यू चेंज हो रही है, टाइम जैसे जैसे चेंज हो रहा है, ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन भी चेंज कर रहा है। पहले यहाँ पे था, फिर इस जगह आ गया, फिर इस जगह। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करता है, टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, तो हम ये कहेंगे कि वो किस फॉर्म पे है? मोशन के फॉर्म पे है, वो मोशन कर रहा है। ठीक है, या वो गति की अवस्था पे। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है, जैसे अब मोशन की कंडीशन क्या क्या हो गई? देखो मोशन के बारे में सुनो। ठीक है, मोशन की कंडीशन क्या हो गई? मोशन के बारे में और कंसिडर करते हैं। जैसे आप बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, ठीक है, तो कार वगैरह पे बैठे हैं तो बाहर के किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, पेड़ पौधों को देख रहे हैं या किसी भी चीज़ को देख रहे हैं, तो आपको कैसे दिखाई देते हैं? चलते हुए दिखाई देते हैं। तो ये जो टर्म है ना, मोशन या रेस्ट पोजीशन, ठीक है, गति की अवस्था या विरामावस्था, मोशन या रेस्ट पोजीशन, ये टर्म है रिलेटिविटी का। रिलेटिव का मतलब होता है ना किसी के पैरेलल या किसी न किसी को देख के, इसको हिंदी में और शुद्ध हिंदी में कहा जाएगा तो कहा जाएगा किसी न किसी के सापेक्ष। ठीक है, जब ऐसे आप लगाते हो। अब एक एग्जांपल लो, देखो ये जो मोशन और रेस्ट, ये जो दोनों पोजीशन है, ठीक है, इसके लिए किसी दूसरे बंदे का रेफरेंस चाहिए, यानी हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। बात समझिएगा थोड़ा सा,
जैसे सपोज कर लीजिए कि आप किसी एक बस में बैठे हैं, ठीक है, एक बस में बैठे हुए हैं और इस बस के अंदर कई सारी सीट ऐसे लगी हुई है, ठीक है, यहाँ पे कई सारी सीट ऐसे मान लेते हैं कि ये लगी हुई है, ठीक। अब आप किसी एक जगह पे बैठे हुए हो, थोड़ा समझना कि मोशन का जो टर्म है, मोशन या रेस्ट पोजीशन का जो टर्म है वो रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है। अब रिलेटिविटी के बारे में पूरी डिस्कशन हम आगे करेंगे, बट कभी भी आप रेस्ट पोजीशन या मोशन पोजीशन किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहे हो तो वो किसी न किसी के रिस्पेक्ट में होता है। जैसे एग्जांपल में समझिए, अब अगर ये बस मान लीजिए चल रही है, कितनी वेलोसिटी से चल रही है, v वेलोसिटी से। अब इसके आप बस के अंदर बैठे हैं, खिड़की से बाहर देखेंगे तो जितने भी पेड़ पौधे या कुछ भी दिखाई देंगे वो आपको पीछे जाते हुए दिखाई देंगे, है कि नहीं? लिंक का टाइम कितना दिखा रहा है? 10 बजे ही तो क्लास होती है। लिंक में टाइम क्या दिया गया है? क्लासेस तो 10 बजे ही तो होंगी ना, ये तो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही क्लासेस होती हैं। टाइम टेबल में 10 बजे क्लास है, 10 से 11 आपकी फिजिक्स की होती है, 11 के बाद आपकी मैथमेटिक्स की होती है। तो क्लासेस तो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चल रही है। फिर भी मैं चेक करा लेता हूँ कि कहीं आपको गलत लिंक तो नहीं सेंड हो जा रहा है बार बार, या टाइमिंग तो नहीं चेंज हो जा रही उसकी, मैं एक बार चेक करा लेता हूँ। चलो यहाँ पर समझो ध्यान से, पहले आ जाओ टॉपिक पे आते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या है, इस जगह पे देखो कि अगर ये बच्चा बैठा हुआ है, अब अगर ये बस की खिड़की से बाहर देखेगा तो इसको सारे पेड़ पौधे या फिर कुछ भी ऑब्जेक्ट जो है, ठीक, हाँ, तो जो भी पेड़ पौधे या कुछ भी ऑब्जेक्ट हैं वो इसको पीछे जाते हुए दिखाई देंगे, ठीक। लेकिन अगर ये अपने साथ वाले बंदे को देखेगा, अगर इसका एक कोई दोस्त यहाँ पे बैठा है, अब ये बाहर देख रहा है, तब इसको सारा ऑब्जेक्ट चलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब कैसे चलता हुआ दिखाई दे रहा है मैं बता रहा हूं इसके बारे में। तो अब जब बाहर देख रहा है तो जितने भी पेड़ पौधे हैं उसको ये कह रहा है कि नहीं यार वो तो बड़ी तेजी से पीछे जा रहा है। तो क्या ऐसा है कि ये पेड़ पौधे भी चलने लगे? तुम बस में बैठे हो या ट्रेन में बैठे हो तो तुम जब खिड़की से बाहर देखते हो तो तुमको ऐसा लगता है कि वहां के जो ऑब्जेक्ट हैं, जैसे खंभा लगा है या पेड़ पौधा है, वो बड़े तेजी से पीछे जा रहा है। ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल कंडीशन पे होता क्या है कि तुम आगे जा रहे हो, ठीक है, तुम आगे जा रहे हो, बट तुमको अपनी स्पीड का कोई अंदाजा नहीं होता। तो तुम बाहर अगर निकल के देख रहे हो तो वो चीज़ तुमको कहाँ जाते हुए दिखाई देगी? पीछे जाते हुए दिखाई देगी, ठीक है। चलो कोई बात नहीं यार, तुम लोग टाइम याद रखा करो। हम यहाँ से अगर कोई गलती हो रही है ऑफिस से तो मैं उसको सुधरवा लेता हूँ, ठीक, टाइम का इशू नहीं है। आप लोग अपनी क्लास की टाइमिंग याद कर लीजिए, आपकी क्लास की टाइमिंग होती कितनी बजे है। जैसे मॉर्निंग हम लोग शुरू करते हैं 7:30, तो 7:30 सबसे पहली क्लास किस चीज़ की हो जाती है? एजी की, ठीक है। उसके बाद 8:30 बजे से ये क्लास होती है तुम्हारी बायो की, अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल है, टाइम टेबल में जो दिया गया वही चीज़ें। फिर तुम्हारे पास 10 बजे से तुम्हारी क्लास हो जाती है फिजिक्स की, ठीक है। 11 बजे से तुम्हारी क्लास हो जाती है मैथ की, ठीक, और शाम को फिर क्लास होती है केमिस्ट्री की। तो ये जो टाइम टेबल दिया गया उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है। अगर तुमको लिंक में कुछ प्रॉब्लम आई है, लिंक तुमको गलत गया है, तो मैं चेक करा लेता हूँ उस चीज़ को यहाँ पे कि ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है। चलो फिलहाल अपने टॉपिक पे हम चलते हैं। हम बात कर रहे थे रेस्ट पोजीशन और मोशन पोजीशन की, ठीक। तो अब अगर ये बंदा बाहर देख रहा है तो इसको पेड़ पौधा पीछे जाते हुए दिखाई दे रहा है, तो ये कहेगा कि ये पेड़ पौधा क्या हो रहा है? चलने लगा। लेकिन अगर ये अपने साथ वाले बंदे को देख रहा है, यहाँ पे अपने साथ इसका कोई दोस्त बैठा है, तब ये यहाँ पे कह देगा नहीं हमारा दोस्त किस पोजीशन पे है? रेस्ट पोजीशन पे, ठीक। और बाहर वाले पेड़ पौधे को ये कह देगा कि ये किस पोजीशन पे है? तो ये है मोशन की पोजीशन पे, ठीक। तो मोशन या रेस्ट ये दोनों डिपेंड करते हैं कि आप किस प्लेटफॉर्म पे बैठ के किसी दूसरे वाले के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। मोशन या रेस्ट ये दोनों चीजें डिपेंड करते हैं कि हम कहाँ पे बैठे हैं और किसके बारे में बात कर रहे हैं। यानी ये रिलेटिव टर्म है। हम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में तभी बता पाएंगे जब हमारा खुद का प्लेटफॉर्म कैसा है उसके रिस्पेक्ट में, ठीक। अब जैसे ये जो बंदा था ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे बैठा था जो प्लेटफॉर्म चल रहा था, मूविंग प्लेटफॉर्म पे। तो जब ये अपने साथ वाले को देखेगा तो जितनी स्पीड से ये चल रहा है, अब देखो जितनी स्पीड से ये चल रहा है उतनी स्पीड से ये चल रहा है, तो इसको सामने वाला क्या दिखाई देगा? हमेशा रेस्ट पोजीशन पे, ठीक। लेकिन बाहर एक भाई साहब खड़े हैं और इनसे पूछा जाए कि ये दोनों किस पोजीशन पे, तो इनका आंसर होगा कि ये दोनों किस पोजीशन पे है? मोशन की पोजीशन पे। ये दोनों क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं, ठीक।
तो अभी क्लियर हो जाएगा कि रेस्ट का टर्म या मोशन का टर्म इसको कंपेयर किया जाता है, ये रिलेटिव टर्म है। फिर भी अगर नॉर्मल लैंग्वेज के हिसाब से कहा जाए, आसान भाषा में कहा जाए, तो ये कहा जाएगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, टाइम की वैल्यू के साथ, अगर टाइम की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और उसके साथ ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, इधर उधर मोशन कर रहा है, तो वो ठीक है। बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, अभी शुरू हुई है क्लासेस, मत परेशान हो, ठीक है अंकित जी, अब मत परेशान हुई, क्लासेस अभी शुरू हुई है, ठीक। तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा तो टाइम बढ़ने के साथ साथ ये ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूस अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। तो इसको आसान भाषा में हम लोग किस में कह देते हैं कि ये ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे है, मोशन की पोजीशन पे, ठीक। अब अगर उसी तरह नेक्स्ट टर्म मान लो कि टाइम इंक्रीज हो रहा है, जैसे हम घड़ी देखते चले गए, ठीक है। अब एक सीधा सा एग्जांपल देखो ना यार, कि तुम्हारा मकान, तुम जहाँ पे रहते हो तो वो बिल्डिंग हमेशा वही रहती है, चाहे कितना भी टाइम बढ़ता चला जाए, तुम्हारे घर के फर्नीचर कितना भी टाइम बढ़ता चला जाए, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते हैं। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट को कौन सा ऑब्जेक्ट करते हैं कि ये सारे ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे हैं, रेस्ट पोजीशन पे, ठीक। लेकिन एक बात अपना हमेशा दिमाग में बैठा लेंगे कि रेस्ट या मोशन बताते समय ये रिलेटिव टर्म होता है, हम कहाँ से बैठ के देख रहे हैं इसके बारे में भी चर्चा करके बताएंगे, तो वो आएगा जब हम रिलेटिव आपको मोशन बताएंगे तब। फिलहाल नॉर्मल अगर सीधी सादी लैंग्वेज में कहा जाए तो क्या कहा जाएगा कि अगर टाइम के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो वो है मोशन पे, और टाइम बढ़ता जा रहा है, ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है, तो वो किस में है, रेस्ट में, ठीक। हाँ, तो चलो अब इतना क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं रेस्ट और मोशन के साथ। उसके बाद एक चीज आ जाती है, ठीक है, कौन सी, डिस्टेंस, ठीक, और डिस्प्लेसमेंट, ये दो टर्म, ठीक है। इसको हिंदी में बोलेंगे दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों टर्म का क्या मतलब है, थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या चीजें होती हैं, ठीक। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं, जैसे मान लो कि हमको पॉइंट ए से जाना था पॉइंट बी के लिए, ठीक। पॉइंट ए से पॉइंट बी के तक पहुंचने के लिए मेरे पास कई सारे रास्ते थे, ठीक। इसको मैंने दिखा दिया कि ये हमारा पहला नंबर पाथ है, पाथ नंबर 1, ठीक। ये हमारा है सेकेंड नंबर पाथ, पाथ नंबर 2, और ये है हमारा तीसरा रास्ता, पाथ नंबर 3, ठीक है। समझ में आ रही है बात कि पॉइंट ए से बी तक जाने के लिए हमारे पास कई सारे रास्ते थे। अब हम क्या कर सकते हैं, इनमें से किसी भी एक रास्ते को चुन सकते हैं, ठीक है। जैसे ए से बी तक जाना है, चाहे अब हम पूछेंगे कि हमको ए से बी तक जाना है, कैसे जाएं, तो तुम्हारा आंसर होगा एक पाथ नंबर 1 से भी जा सकते हैं, 2 से भी जा सकते हैं और 3 से भी जा सकते हैं, सही बात है। तो हम जिस पाथ को चुनेंगे उस रास्ते की कुल लंबाई, यानी इसकी क्या हो जाएगी, टोटल लेंथ, यानी मान लो हम पहले रास्ते से गए तो यहाँ पे नापना शुरू कर दिए, ठीक। तो इस रास्ते की जो टोटल लेंथ होगी, ठीक है, जो टोटल लेंथ होगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे, ठीक। इस रास्ते की जो टोटल लेंथ होगी उसी को क्या कहा जाएगा, डिस्टेंस कहा जाएगा, ठीक। किसी रास्ते की कुल लंबाई को क्या कहा जाता है, दूरी कहा जाता है। द टोटल पाथ लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट, यानी जिस भी रास्ते को आप चुन रहे हैं, आप स्वतंत्र हैं, ठीक है, किसी भी रास्ते को चुन सकते हैं, बट जिसको भी आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी जो टोटल पाथ लेंथ होगी उसी चीज को हम लोग क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। क्लियर हो गया होगा। इसमें डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है, चाहे आप इधर से शुरू कीजिए चाहे इधर से शुरू कीजिए, हर जगह से आपको जो टोटल लेंथ मिलेगी वो सेम मिलेंगी, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, यहां तक तो समझ में आया होगा। लेकिन डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। एक बात ध्यान रखेंगे, कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। अब चाहे आप यहां से चलना शुरू करो चाहे यहां से चलना शुरू करो, रास्ता नापोगे तो लंबाई ही नापोगे ना, टोटल लेंथ ही नापोगे, और लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं होगी। 0 हो सकती है, इसकी वैल्यू 0 होगी बट निगेटिव नहीं हो सकती है, ठीक। तो डिफिनीशन में क्या लिखेंगे, द टोटल पाथ लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट इज नोन एज ए डिस्टेंस, ठीक है। दो बिंदुओं के बीच के रास्ते की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। बस चलो खत्म हो गया, यहाँ तक सुनना है बस कहानी, यहाँ पे नोट करने की जरूरत नहीं है,
बस एक बार सुनते जाओ, रिवाइज होता चला जाएगा, ठीक है। अब अगला टर्म आता है, इसी के बाद नेक्स्ट टर्म आता है, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या चीज होती है भैया, थोड़ा सा समझ लो, ठीक है। कौन सी चीज, डिस्प्लेसमेंट, ठीक, कौन सी चीज, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं, इसको हिंदी में विस्थापन बोलेंगे, और डिस्प्लेसमेंट कहते किसको है, दो पॉइंट, अब जैसे हमारा पॉइंट कौन सा है, पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे खोजेंगे कि दो पॉइंट के बीच में मिनिमम डिस्टेंस किस कहाँ पे है, डिस्प्लेसमेंट बता रहे हैं, हाँ क्या चीज बता रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, ठीक। तो अगर हमको कहीं भी दो पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट बताना है, पहले डिस्प्लेसमेंट की डिफिनेशन सुन लीजिए, उसको क्या कहते हैं, किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, ठीक। तो अब हम यहाँ पे खोजेंगे कि हमारा पहला पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। अब यहाँ तीनों रास्ते में से खोजो कि सबसे छोटा रास्ता कौन है। अब बस एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, हो सकता है 3 से ज्यादा हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कुछ भी हो, लेकिन तुमको क्या बनाना है, कभी भी तुम डिस्प्लेसमेंट निकालो, हाँ कभी भी तुम क्या निकालो, डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो पहले पॉइंट सेलेक्ट करो, ये तुम्हारा पॉइंट ए है और ये बी है, और खोजो उसके बीच में सबसे छोटा रास्ता कौन है। तो यहाँ पे हमको सबसे छोटा रास्ता कौन दिखा रहा है, पाथ नंबर 2, ठीक। अब अगर हमसे पूछा जाए कि इन दोनों रास्ते की डिस्प्लेसमेंट कितनी है, तब तुमको दो काम करना पड़ेगा। अब हम पहले पूछें, चलो नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ की डिस्प्लेसमेंट कितनी है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितनी है, कैसे जाएंगे डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो तुम तुरंत बताओगे सर क्या कीजिए, आप पाथ नंबर 2 को फॉलो कीजिए। किसको फॉलो कीजिए, पाथ नंबर 2, और यही सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो पाथ नंबर 2 बता के आपने हमको बताया क्या, तो पाथ नंबर 2 बता के आपने हमको बता दिया डायरेक्शन, ठीक। पाथ नंबर 2 बता के आपने हमको क्या बता दिया, डायरेक्शन, और डायरेक्शन के साथ फिर अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस नाप लेंगे, ठीक है। डिफिनीशन में ही है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, दो बिंदुओं के बीच की शॉर्टेस्ट, दो पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या न्यूनतम दूरी, ठीक। तो ये कैसी क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ पे पाथ नंबर बताना होता है, तो डायरेक्शन क्या हो जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है, तो डायरेक्शन इन्वॉल्व हो गया यहाँ पे। अब डायरेक्शन आ गया, ठीक है, तो डायरेक्शन आने के साथ ही दो चीज हो जाएगी, एक तो डायरेक्शन होगा, साथ में यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ पाथ लेंथ आएगी, तो ये चीज क्या आ जाएगी यहाँ से, मैग्नीट्यूड, ठीक है। कौन सी चीज आ गई, मैग्नीट्यूड, ठीक। अब देखो डायरेक्शन भी आ गया और मैग्नीट्यूड भी आ गया, तो इसका मतलब ये कैसी क्वांटिटी है, इसका सीधा सा मतलब है, ठीक है, कि ये हमारी चीज कैसी क्वांटिटी है, तो ये हमारी चीज कैसी क्वांटिटी है, तो ये चीज कैसी क्वांटिटी है भाई, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। तो अब अगर वेक्टर क्वांटिटी है, अब होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट बताते समय ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाती है, हाँ वेक्टर है, ये वैल्यू पॉजिटिव भी होती है, फिर निगेटिव भी होती है और जीरो भी होती है। कैसे, जैसे हम पॉइंट ए से बी की तरफ चलेंगे, आगे की तरफ, तो मान लिए हम लोग का ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इधर की तरफ चले तो हमारी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, बी से ए की तरफ रिवर्स चलेंगे, इस तरफ वापस आएंगे तो हम डिस्प्लेसमेंट को किस साइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, निगेटिव। यानी हम किधर चल रहे हैं, राइट हैंड साइड चल रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ ये भी पता चल जाता है। तो वेक्टर होने की वजह से ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा और जीरो भी। पॉजिटिव कब होगा, जब हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ चलेंगे, ज्यादातर यही माना जाता है। अगर कहीं पे डायरेक्शन की वैल्यू चेंज नहीं की गई है, आपको स्पेशल केस नहीं दिया गया, तो आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस के केस को पॉजिटिव मानेंगे, ठीक है। अपोजिट माइनस एक्स एक्सिस की तरफ रिवर्स चलेंगे इधर से, तो ये क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। और जीरो कब होती है, जब हम यहीं पे खड़े रहते हैं, चलते ही नहीं है, तो जीरो होती है। तो दो चीजें क्लियर हो गई, पहला क्या, टोटल पाथ लेंथ, तो जो टोटल पाथ लेंथ होगी दो पॉइंट के बीच में, सो क्या कहा जाएगा, डिस्टेंस, वो हमेशा पॉजिटिव होती है या जीरो हो सकती है, ठीक। अगला टर्म क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किसको कहेंगे, दो पॉइंट डिसाइड करेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालते समय हमेशा दो पॉइंट डिसाइड करते हैं और इसके बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस डिसाइड करेंगे। तो शॉर्टेज डिस्टेंस ये यहाँ पे ये हो रही है, अगले केस में कुछ और मिल सकती थी, तो पहले दो पॉइंट सेलेक्ट करो, शॉर्टेज डिस्टेंस सेलेक्ट करो। यहाँ पे शॉर्टेज डिस्टेंस के साथ पाथ बताना जरूरी है, मतलब डायरेक्शन बताना जरूरी है। और डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो गया, तो ये कैसी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर।
अब यहाँ ये पॉजिटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेंगे तो पॉजिटिव होगी, निगेटिव डायरेक्शन में चलेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो निगेटिव होगी, और कुछ नहीं चलते हैं तो उसको जीरो कहा जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे, यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब इन दोनों, क्योंकि दोनों ही क्या है, डिस्टेंस भी एक तरह की लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ है, तो दोनों की यूनिट सेम होती है। इसकी भी यूनिट मीटर होगी, ठीक है, और इसकी भी यूनिट मीटर होती है, और इसकी भी यूनिट क्या होगी, मीटर होगी। यहाँ पे आपको कोई नोट्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कॉमन चीज है, क्लास 9 में पढ़ाई गई थी। मैं केवल याद दिला रहा हूं हमको। हाँ, टेंसर क्वांटिटी एक अभी बता देता हूं। हमको यहाँ पे क्या करना है, केवल एक रिवाइज करना है, क्योंकि कहीं भी डेफिनेशन में आपसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछेगा, हमेशा न्यूमेरिकल ही पूछेगा। ठीक, तो इसको याद कर लीजिए। एक क्वेश्चन आया मेरे पास, अभिजीत कुमार पूछ रहे हैं टेंसर क्वांटिटी क्या होती है। देखो ऐसी दो मेनली फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में बांटा जाता है। पहला किसमें, स्केलर और वेक्टर पे। ठीक है, वेक्टर में क्या होता है कि वेक्टर में जब फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो वो ट्रायंगल लॉ को फॉलो करती हैं। यानी वेक्टर में क्या होता है, डायरेक्शन होता है, लेकिन केवल डायरेक्शन होना जरूरी नहीं है। वो सारी क्वांटिटी अगर डायरेक्शन है तो डायरेक्शन होने के साथ वेक्टर की सारी प्रॉपर्टी माननी भी चाहिए। जैसे वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ से ही जुड़नी चाहिए। लेकिन एक एग्जांपल उसी में होता है करंट का। ठीक, हाँ, टेंसर वेक्टर, ठीक है, करंट का। करंट क्या होता है, करंट में डायरेक्शन तो होता है। जैसे अब एक एग्जांपल आपको ये दे यहाँ पे, चलो यहाँ से थोड़ा सा एक एग्जांपल देते हैं। ये हो जाता है यहाँ पे क्या, जैसे 1i, ठीक है, या ऐसे सिंपल तुम लोग लिखते हो, क्या लिखते हो, i, और यहां से 2i। अब इनको जोड़ के आगे निकालोगे तो i और i मिलके कितने हो जाएंगे, 3i। यहां पे कोई पैरेललोग्राम या ट्रायंगल लॉ नहीं हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग नहीं ऐड कर रहे हैं, तो करंट में डायरेक्शन नहीं है करंट में डायरेक्शन, लेकिन ये वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन तो हो बट वो वेक्टर एडिशन के रूल को फॉलो ना करे तो उनको टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, जहां से चलना स्टार्ट करते हैं वहीं पर ओरिजिन में लेते हैं सर। देखो ठीक है, उसमें एक, ठीक, सुनो ध्यान से। यहां पे एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि सर जहां से चलना स्टार्ट करते हैं वहीं से ओरिजिन लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन के ऊपर कि आपके क्वेश्चन में कहां से ओरिजिन दे रहा है। नॉर्मली अगर क्वेश्चन में कहीं पर्टिकुलर पॉइंट से, स्पेसिफिक पॉइंट से अगर आपको ओरिजिन लेने को नहीं बोला गया है, तब आप जहां से चलना स्टार्ट कर रहे हैं वहीं से ओरिजिन ले सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन पे दे रहा है, ठीक है, क्वेश्चन पे दे रहा है कि ओरिजिन इस जगह से लीजिए, तब आप वहीं से लेंगे। नहीं, नॉर्मल केस में आप जहां से मूव करना स्टार्ट करते हैं वहीं से ओरिजिन मान सकते हैं। ठीक है, ठीक, चलो टेंसर क्लियर हो गया कि ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन होगा बट वो वेक्टर के लॉ को फॉलो नहीं करेंगे उनको टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। चलो यहाँ पे आगे चलते हैं। हम लोग आपको क्या बता दिए थे, डिस्टेंस बता दिए थे, डिस्प्लेसमेंट बता दिए थे, दोनों की यूनिट बता दिए थे कि इसकी भी यूनिट मीटर है और इसकी भी यूनिट मीटर है। अब एक पर्टिकुलर टर्म होता है, ठीक है, जैसे ध्यान से सुनो, डिस्प्लेसमेंट बताते समय, जैसे डिस्प्लेसमेंट हम लोग बता रहे हैं तो सिंपल x, ठीक है, y, या जैसे हमको पॉइंट A से B तक बताना है। जैसे ये हमारा पॉइंट A हो गया, ये हमारा पॉइंट B हो गया, ठीक है, पॉइंट A हो गया और ये पॉइंट B हो गया। तो अब अगर हमको डिस्टेंस इन दोनों को दिखाना है कि ये डिस्टेंस है तो सिंपली AB लिख देंगे, या इनके बीच की दूरी मान लेंगे कि ये दूरी कितनी है, x, तो सिंपल x लिख दिए। तो नॉर्मली x लिखने से क्या पता चला, नॉर्मली x लिखने से पता चला कि ये चीज क्या है, डिस्टेंस है। लेकिन अगर इसी के ऊपर ऐसा साइन बना दिए, ठीक है, तब ये क्या हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक, तो नॉर्मल डिस्टेंस को हम लोग x या y या AB इस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर यही चीज क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, तो उसको क्या हो जाएगा, x के साथ एरो, y के साथ एरो, AB के साथ एरो। तो ये क्यों होता है कि इससे ये पता चलता है कि ये क्वांटिटी हमारी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। राइट, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, समझ में आया होगा। यूनिट दोनों के सेम है, यूनिट कितनी है, मीटर। अब देखो एक केस होता है यहाँ पे, एक केस क्या होता है कि एक तरफ हम लिख लेते हैं डिस्टेंस, ठीक है, और इधर लिख लेते हैं
डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अब इस केस में देखो यहाँ पे अगर हम पॉइंट ए से बी तक चलते तो हमारे पास इकलौता रास्ता यही है जाने का। ठीक है, इस केस में चलते तो हमारे पास इकलौता रास्ता यही है, तो इस केस में हमारी डिस्टेंस भी यही होगी। और अगर हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो ए और बी पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी यही है। यानी अगर डिस्टेंस पूछा जाए, ध्यान से सुनना वर्डिंग को, अगर डिस्टेंस पूछा जाए तो टोटल पाथ लेंथ यही है, और अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो ए और बी के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी यही है। तो इस केस में हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक, तो एक कैटेगरी आती कि डिस्टेंस जो है वो हमेशा या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होगी, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ी होगी या तो उसके बराबर होगी, उससे छोटी नहीं हो सकती। यानी ये चीज तो सही है। अब अगर किसी ने ऐसा लिख दिया कि डिस्टेंस, ठीक है, इज लेस देन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो ये बात गलत है, ये बात पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सही है। तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन तो से डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, सही बोल रही हो तुम। ठीक, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, दोनों के मैग्नीट्यूड की बात किया जाएगा। एकदम सही बोले, एकदम सही आंसर आया उसका। ठीक, तो डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या तो उसके बराबर होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, समझ में आ गया सारा कुछ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक, अगले पॉइंट पे, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। डिस्टेंस समझ गए, डिस्प्लेसमेंट समझ गए, रेस्ट समझ गए, मोशन समझ गए। रेस्ट और मोशन के केस में क्या याद रखेंगे कि ये हमेशा कंपेयर करने वाला टर्म है, हम कहाँ पे खड़े हैं उसके रिस्पेक्ट में रेस्ट और मोशन बताएंगे। याद रखना, हमेशा भूलना मत इस चीज को। चलो, अब अगली चीज आ जाती है हमारी, अगली चीज आ जाती है, यहीं से स्टार्ट होती है, स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड एंड वेलोसिटी। अब स्पीड और वेलोसिटी कैसे है, एक बात तो समझो। मान लो हम यहां से देखो पॉइंट ए और ये हमारा पॉइंट बी। ठीक, इस केस में हम मान लेते हैं कि ये हमारा पॉइंट ए है और ये हमारा पॉइंट बी है। तो हम पॉइंट ए से कहां तक जा रहे हैं, पॉइंट बी तक। फिर से वही तीन चीजें, तीन रास्ता है हमारे पास। ये क्या, पहला, ये क्या, दूसरा, और ये वाला क्या, तीसरा। ठीक, अब अगर हम किसी भी रास्ते, अब एक एग्जांपल और दे देते हैं। मान लो कि यहाँ की जो इस रास्ते की जो कुल लंबाई है वो 5 किलोमीटर है, इस वाले रास्ते की है 2 किलोमीटर, इस वाले रास्ते की है 4 किलोमीटर। ठीक, तो अब अगर हमको, हाँ ठीक, अगर हमको यहां से क्या निकालना होगा, स्पीड, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल पाथ लेंथ। ठीक है, क्या चीज होता है, टोटल पाथ लेंथ अपॉन जितना भी टोटल टाइम लगता है वो चीज। ठीक, अब अगर हमसे कहीं भी क्या पूछी जाए, स्पीड पूछी जाए, तो स्पीड क्या होता है, आप जिस भी रास्ते से जा रहे हैं, अब यहां तो तीनों से जा सकते हैं, पहले दूसरे तीसरे तीनों से जा सकते हैं, तो जिस भी रास्ते से जा रहे हैं उसकी टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम। तो इसको शॉर्ट में इस तरह भी लिख दिया जाता है, स्पीड इज इक्वल टू, ठीक है, क्या, टोटल डिस्टेंस, ठीक, अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम, ये याद रखिएगा। अब तीनों ही केस में स्पीड यहां अलग अलग आएगी। मान लेते हैं कि पहले रास्ते से गए तो कुछ टाइम और लग रहा होगा t1, दूसरे रास्ते, क्योंकि हर जगह दूरी अलग अलग है, हर जगह इसकी जो डिस्टेंस है अलग अलग है, तो हर जगह टाइम भी अलग अलग लगेगा इसको कवर करने में। तो इसको t1 लगा, इसको t2, इसको t3। तो जहां से भी हमसे स्पीड पूछी जाएगी तो हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, या सिंपली इसको ऐसे लिख दिया जाता है x अपॉन टी। तो x अपॉन टी लिखने का क्या मतलब है, x रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, डिस्टेंस को, और t रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, टाइम को। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ठीक है, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यूनिट क्या हो जाती है, मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन फॉर्मूले के फॉर्म में बात करेंगे, हालांकि डायमेंशन फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया नहीं है, बट आपको याद होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस के लिए हमेशा टर्म क्या यूज करते हैं, l, ठीक है, और टाइम के लिए क्या यूज करते हैं, t। तो यहां से इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला हो गया वो कितना हो गया, LT टू पावर -1।
ठीक, नोट कर लो, अगर नोट करना चाहो इसको तो इसको नोट कर सकते हो क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल बनेंगे, तो इस फॉर्मूले को नोट करना चाहते हो तो कर लो, वैसे तो तुमको आता ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगली चीज करते हैं नेक्स्ट। देखो अब इसी केस में अगर हमसे यहां से पूछा जाए कि इसका डिस्प्लेसमेंट बता दीजिए, डिस्प्लेसमेंट कितनी है, तो डिस्प्लेसमेंट का इसी केस में हमसे यहाँ पे पूछा जाए कि इसकी वेलोसिटी बता दीजिए कि इसकी वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है। तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, देखो स्पीड को एच टर्म से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, और सिंपली इसको कहीं कहीं ऐसे सिंपल v लिख दिया जाता है। अगर v के ऊपर एरो नहीं रहेगा, v के ऊपर एरो नहीं रहेगा तो इसको आप स्पीड ही समझेंगे, यानी इस फॉर्म पे भी लिखा जाता है v = x/t। ठीक, चलिए यहाँ पे देखिए वेलोसिटी पूछा जाए तो इसके ऊपर एरो लगाना जरूरी है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है भाई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी तो वेलोसिटी अपने आप वेक्टर क्वांटिटी हो गई। ठीक, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसको भी ऐसे वेक्टर साइन के साथ वेक्टर आर गया तो इसका मतलब ये क्या बता जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ऐसे लिखेंगे। अब भाई इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी, तो ये देखो डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट में कोई फर्क नहीं, मीटर, और टाइम की जगह क्या पे लिख लेंगे हम लोग, सेकेंड। तो ये भी क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, डायमेंशन फॉर्मूला सेम रहेगा, इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला होता है LT⁻⁻1। ठीक, तो ये निकल गया डिस्प्लेसमेंट, हमेशा वेक्टर साइन रहेगा इसके साथ। ठीक है, और ये हो गई क्या चीज हमारी, ठीक है, ये हो गई हमारी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर साइन यानी वेलोसिटी का फॉर्मूला ना, और ये किस चीज का फॉर्मूला, स्पीड का, ये स्पीड और ये वेलोसिटी। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट उस पे पॉइंट पे। ठीक है, नोट कर रहे हो ना साथ में, अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो नोट कर लेना, नहीं याद है तब। ठीक, अगले वाले केस में चलते हैं। अब आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड में, कितने तरह की स्पीड होती है, टाइप्स ऑफ स्पीड। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्पीड। ठीक, अब इसको हिंदी में कहेंगे तो यहाँ पे हिंदी में हमको लिखना चाहिए चाल के प्रकार, इसको स्पीड को चाल कहा जाता है। ठीक है, तो चाल के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्पीड। तो टाइप्स ऑफ स्पीड को जो हम कैटेगराइज करते हैं एक एक चीज में, चलो सिंपल बताते चलूंगा, याद आती चलेगी सारी चीजें। ठीक है, बस सुनते रहना, बहुत ज्यादा यहाँ पे बस एक बार ध्यान से सुनना, सारी चीजें याद आती चलेंगी। सबसे पहले आया था तुम्हारा एक चीज है यूनिफॉर्म स्पीड, नाम याद आ रहा है, कौन सी चीज, यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, इसको हिंदी में बोला जाता है एक समान चाल। ठीक, यूनिफॉर्म स्पीड, इसको हिंदी में कहा जाता है एक समान चाल। ठीक, दूसरा तुम्हारा इसके बाद आया था सेकेंड केस में नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। कौन सी चीज भाई, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, स्पीड। अगले केस में नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। फिर नॉन यूनिफॉर्म तुम्हारा यूनिफॉर्म हो गया, नॉन यूनिफॉर्म हो गया। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बाद एक अगली चीज तुम्हारे पास आई थी एवरेज स्पीड। ठीक है, कौन सी चीज, एवरेज स्पीड। ठीक है, कौन सी चीज, एवरेज स्पीड। इसी चीज को बोलते हैं औसत चाल। क्या कहा जाता है हिंदी में, इसको कहा जाता है औसत। ठीक है, औसत चाल। ठीक, हाँ, और फिर उसके बाद आया था इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, कौन सी स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड को हिंदी में इसको कहा जाता है ताक्षणिक चाल। क्या कहते हैं, ताक्षणिक चाल, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस के बाद एक चीज आपके पास और आई होगी, याद होगा अगर आपको तो, मीन स्पीड। ठीक है, मीन स्पीड, इसको हिंदी में बोला जाता है माध्य चाल। ठीक है, कुछ हमारे पास यूपी बोर्ड के भी बच्चे हैं हमारे, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले, तो उनके लिए बताना पड़ रहा है माध्य चाल। ठीक, तो टाइप्स ऑफ स्पीड में कितने तरह की स्पीड बताए मैंने आपको, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज, इंस्टेंटेनियस और मीन। कितना हो गया, गिन लो भाई, कितना, 5 हुआ। ठीक है, तो
कुल मिला के 5 तरह की चाल होती है। अब इसमें ये मत बोलना कि सर हाथी की चाल और घोड़े की चाल भी इसमें ऐड कीजिए, ठीक है, वो काउंट नहीं उसको नहीं जोड़ेंगे। ये टाइप्स ऑफ स्पीड है, यानी इतने तरह की स्पीड हम लोग निकालेंगे, ठीक है, इतने पार्ट में इसको कैटेगराइज किया जाता है, ठीक। अब चलो सबसे पहले एग्जांपल बताते हैं आपका एवरेज यूनिफॉर्म स्पीड का। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, ध्यान से समझना, ठीक। यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होता है, जैसे सपोज कर लो कि हम यहाँ पे टाइम इंटरवल ले रहे हैं। अब स्पीड का फॉर्मूला क्या है, सिंपल स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, यही है ना। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब यहाँ पे देखो, एक टाइम ले लेते हैं और ये इसको ले लेते हैं इस जगह पे, ऐसे रख लिया यहाँ पे हम लोगों ने टाइम, और यहाँ पे रख लिया डिस्टेंस, ठीक है, ये टाइम इंटरवल और ये हमारा कौन सा है, डिस्टेंस का इंटरवल, ठीक। अब हम पर्टिकुलर टाइम इंटरवल लेते जाएंगे, जैसे तुम घड़ी से देख के 2-2 सेकंड का टाइम इंटरवल ले लो, 2 सेकंड का, 4 सेकंड का, 5 सेकंड का, जो भी है इक्वल टाइम इंटरवल लेना, ठीक। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में, जैसे पहले इसका टाइम इंटरवल था 2 सेकंड, तो पहले 2 सेकंड में ये 10 मीटर चल रहा है, अगले भी 2 सेकंड में ये 10 मीटर चल रहा है, फिर नेक्स्ट 2 सेकंड में 10 मीटर चल रहा है। तो बात क्या हो रही है कि अगर ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो इस तरह की स्पीड को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड, या इसको हिंदी में कहा जाता है एक समान चाल। अगर ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो इससे जो स्पीड निकलेगी उसको कहा जाएगा यूनिफॉर्म स्पीड या एक समान चाल, ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब अगले केस में क्या चलते हैं, समझ में आ गया होगा, यानी पहले 2 सेकंड में 10 मीटर, फिर अगले भी 2 सेकंड में 10 मीटर, फिर अगले भी 2 सेकंड में 10 मीटर, यानी टाइम, जितना टाइम इंटरवल है उसी के अकॉर्डिंग फिक्स अमाउंट ऑफ स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो इस तरह की स्पीड को क्या कहा जाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड। अब नॉन यूनिफॉर्म के केस में आ जाते हैं, समझ गया होगा तुम, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टाइम लेंगे, टाइम, और यहाँ पे क्या लेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक। अब होगा क्या कि सेम टाइम इंटरवल है, मान लेते हैं 2 सेकंड का, तो ऑब्जेक्ट क्या किया, पहले 2 सेकंड में 10 मीटर चल दिया, ठीक, फिर अगले 2 सेकंड में फिर ये क्या किया, 10 मीटर चला, ठीक है, लेकिन अगले वाले फिर 2 सेकंड में ये चल गया 15 मीटर, ठीक, फिर नेक्स्ट 2 सेकंड में चला गया कितना, 5 मीटर। अब थोड़ा समझो, कहना क्या चाहता हूँ कि सेम टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है, ठीक है, या इस तरह भी कह सकते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो वो हमारा किस कैटेगरी में आएगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में। ज़्यादातर जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, जैसे आप बाइक चलाते हो, ठीक है, कार चलाते हो, तो वो इसी का एग्जाम्पल है, ठीक, क्योंकि वहाँ पे टाइम इंटरवल तो फिक्स होता है, स्टार्टिंग में आपका कुछ आप डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, हो सकता है सेम इंटरवल में फिर आप कुछ ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लो या कुछ कम डिस्टेंस ट्रेवल कर लो। तो अगर ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म ये बहुत ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा, इसके ग्राफ वगैरह से क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे याद रखना होगा इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट केस में क्या होगा, ठीक है, अभिजीत जी मैं केवल आपको नहीं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, सारे बच्चे हैं, ठीक है, तो उनको समझ में आना चाहिए, ठीक, ठीक है, तो मैं सबके लिए बता रहा हूँ यहाँ पे। अगली चीज चलते हैं, फिर ऐसा करो ना कि अगर तुमको लग रहा है कि थोड़ा सा स्लो सर पढ़ा रहे हैं, तो तुम एक काम किया करो ना, इसके रिकॉर्डिंग वीडियो देख लिया करो, जितनी चीज़ें तुमको पता होंगे तुम उसको स्किप करके आगे बढ़ा दो, ठीक। बट हम यहाँ पे किसी का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उसको तो बताना पड़ेगा ना। अगर कोई बच्चा यहाँ पे नया है तो हमारा काम ये है कि हम बेसिक से सारी चीज़ें बताएंगे कि जिससे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कोई दिक्कत ना हो इस चीज़ पे। आगे चलेंगे, एवरेज स्पीड, औसत चाल कैसे कहते हैं। अब देखो एवरेज स्पीड में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है हम लोग पार्ट में ट्रेवल करते हैं या अलग अलग
इंटरवल ऑफ टाइम पे ऐसे समझते हैं। चलो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लो। मान लो कि हमको किसी टाउन ए से बी तक जाना है, किसी शहर ए से बी तक जाना है, लेकिन हम रास्ते में एक कार से जा रहे हैं और जाते समय हम लोगों ने क्या किया, बीच में हॉल्ट कर लिया। तो ये हमारा पॉइंट सी, ये हमारा पॉइंट डी। तो हम पहले कहाँ से गए, ए से लेके सी तक गए, यहाँ तक एक साथ कार चलाई, ठीक। फिर क्या किया, कुछ देर ब्रेक ले लिया कि नहीं हम यहाँ पे अब चाय पानी करेंगे, ठीक है, कुछ नाश्ता करेंगे तब आगे बढ़ेंगे। तो मान लो ए से सी तक तो हम डायरेक्ट चले, तो ये डिस्टेंस जो है वो हम लोगों ने t1 टाइम में ट्रेवल कर ली। कुछ टाइम लगा होगा जिसको मैंने t1 मान लिया, ठीक। ठीक है, फिर क्या हुआ अगला, फिर हम यहाँ पे कुछ देर रुकने के बाद स्टार्ट किए अगली डिस्टेंस कहाँ से, सी से डी के लिए। तो अब यहाँ पे कुछ देर का हॉल्ट हो गया, बट हॉल्ट जब हम रुके हैं तो वो टाइम भी तो काउंट होगा, तो इसलिए इसका टाइम हम लोगों ने ले लिया क्या, t2, ठीक। अब हम सी से डी तक की डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल कर रहे हैं, t2 टाइम पे, ठीक है। अब फिर क्या हुआ, डी पे जाने के बाद, ठीक है, हम ऐसा हुआ कि हमारी गाड़ी का पेट्रोल वगैरह खत्म हो गया, अब हम यहाँ पे फिर रुक गए कुछ टाइम के लिए, ठीक। तो हमारा जब जितने समय के लिए हम रुक रहे हैं उतने समय टाइम तो बंद हो नहीं जाएगा, टाइम कभी रुकता तो है नहीं, टाइम तो चलता रहेगा। फिर क्या होगा, अगली जो डिस्टेंस है उसको हम लोगों ने ट्रेवल किया कितने टाइम में, t3। तो जब तक आप रुके हैं वो भी टाइम इन्वॉल्व हो रहा है, वो भी टाइम यहाँ पे जोड़ा जा रहा है। तो इसको हम पार्ट वाइज मान लेते हैं कि ये हमारी डिस्टेंस थी कितनी, x1, ठीक है, ये डिस्टेंस थी कितनी, x2, और ये डिस्टेंस कितनी थी, x3। तो अब इस केस में हम चल रहे थे फिर रुक जा रहे थे, फिर चल रहे थे फिर रुक जा रहे थे, यानी हमारा रेस्ट और मोशन दोनों केस हो रहा था। अब ऐसे केस में कोई हमसे पूछे कि नहीं आप एवरेज स्पीड बता दीजिए, क्या बता दीजिए, एवरेज आपकी स्पीड कितनी थी। एवरेज स्पीड का मतलब होता है कि कॉमन सा रेशियो बताओ यार, तुम इतनी तुमको डिस्टेंस ट्रेवल करनी थी, इतना तुम टाइम ले लिए, तो एवरेज तुम्हारा कितना है। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस, क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अगर यहाँ के हिसाब से देखा जाएगा, इस जगह के हिसाब से, तो हमारी टोटल डिस्टेंस कितनी है, x1, x2, x3। तो टोटल डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कितना लगा, यहाँ से टाइम t1, यहाँ से कितना t2 और यहाँ से t3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, t1 प्लस t2 प्लस t3, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हुआ यहाँ पे, ठीक। अब इसी पे एक एग्जांपल देखते हैं, ये तुम पहले क्वेश्चन करके बताओ, ठीक है। जैसे मान लो ये तुमको करना है क्वेश्चन, जल्दी से हमको आंसर बता दो उसका, कि मान लो हम पॉइंट ए से जा रहे हैं पॉइंट बी की तरफ, पॉइंट ए से जा रहे हैं कहाँ पे, पॉइंट बी की तरफ, और हम एक ऐसे एक कार से मूव कर रहे हैं पॉइंट ए से बी की तरफ, ठीक। अब ये इसको थोड़ा समझना, क्वेश्चन है आपके लिए, आप इसको समझिए कि हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक के बीच में जा रहे हैं और फिर बी से पॉइंट ए पे रिटर्न हो रहे हैं, यानी यहां से यहां तक जाना और फिर वहीं से वापस आना। तो जाते समय जो हमारी स्पीड थी वो थी 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक। और रिटर्निंग की टाइम जो हमारी स्पीड थी वो थी 30 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में क्या बता रहा हूँ, स्पीड बता रहा हूँ दोनों केस में। जाते समय हमारी स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर और रिटर्निंग में हमारी स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर। तो इस केस में हमारी एवरेज स्पीड जो है वो एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो इस केस में हमारी एवरेज स्पीड कितनी होगी, आपके पास 2 मिनट का समय है, आप फटाफट इसका आंसर दीजिए। जल्दी से आंसर बताओ इसका। 25 पहला आंसर आया अभिजीत का, बहुत अच्छे। ये अभिजीत का आंसर था, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास आया, पहला ऑप्शन 25 किलोमीटर पर आवर, ये फर्स्ट आंसर है। और देखते हैं किसका आता है, जल्दी से बताओ भाई। ठीक है, शिवम 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ठीक। कंचन का भी 25 किलोमीटर पर आवर सर। नहीं यार, इन्फिनिटी टाइम नहीं हो जाता,
जीरो टाइम नहीं लेते, टाइम कभी भी जीरो कहाँ होता है, टाइम कभी भी जीरो नहीं होता, ठीक है, जीरो टाइम इंटरवल कभी भी नहीं होता, टाइम हमेशा बढ़ता रहता है, टाइम की वैल्यू कभी भी निगेटिव या जीरो नहीं होती है, वो टाइम इंटरवल की बात कर रहा है। अंकुश यादव, भाई यहाँ पे जितने भी लोगों ने आंसर हमको बताया, अभिजीत ने, ठीक है, शिवम गुप्ता ने, सबका आंसर 25 किलोमीटर पर आवर आ रहा है, और किसी का अंकुश यादव 12/5। चलो और भाई कोई जल्दी से बता दो। नहीं, अब हमको सॉल्व करना पड़ेगा। देखना सब लोग 25 किलोमीटर पर आवर वाले सारे लोग पहले देखो इसको क्या है, ठीक है, तुमसे पूछा क्या गया है, ठीक, 25 किलोमीटर, अंकित का भी 25 किलोमीटर पर आवर, अभिजीत, ठीक है, 25 वाला मीन स्पीड है शायद। चलो और देखते हैं तुमसे पूछा क्या गया है, तुमसे पूछा गया है एवरेज स्पीड। देखो यही गलती, छोटी छोटी गलती यहीं पे होती है। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल, पहले क्या निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या निकालेंगे, टोटल टाइम, ठीक है, यही फॉर्मूला चाहिए ना एवरेज स्पीड में, यही है। वेलोसिटी नहीं पूछा जा रहा है, वेलोसिटी जीरो, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यहाँ एवरेज स्पीड पूछी जा रही है। तो मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, कुछ भी मान लो कि ए से बी तक की, या तुम नहीं मानोगे तो ए से बी ही लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो ए से बी तक की जो टोटल डिस्टेंस है यहां से यहां तक की, वो एक्स है, ठीक, ठीक है, कितनी है, एक्स है। अब कार क्या कर रही है, यहां से यहां तक जा रही है, यानी कार के लिए क्या हो गया, कार के लिए क्या हो गया, यहां पे लिखो x जाना a से b तक, यानी x, फिर रिटर्न हो रही है b से कहां तक, a तक, तो फिर क्या लिखेंगे, फिर x, सही है कि नहीं है, ठीक है। तो a से b तक ये क्या हो गया, x, और फिर b से a तक रिटर्न हो रही है, तो फिर कितना हो गया, x। कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है, कोई परेशानी नहीं हो गई। वर्षिता का भी आंसर 25 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। चलो देख लेते हैं। अब उसके बाद बचा क्या, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस हम लोग ने निकाल ली, कितनी, x प्लस x, और टोटल टाइम निकालेंगे। अच्छा एक भी सीधे से कॉमन सेंस समझो, जाते समय स्पीड कम थी, ठीक है, जाते समय स्पीड क्या थी, कम थी। नहीं यार तुम क्या पूछ रहे हो, पहले वेलोसिटी, वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, वेलोसिटी की बात ही नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है। देखो जाते समय क्या थी, स्पीड कम थी, और रिटर्निंग के टाइम पे स्पीड क्या थी, ज्यादा थी। तो इससे क्या क्लियर हो रहा होगा, जब ज्यादा स्पीड है तब कम टाइम लगेगा, ठीक। या सिंपल ऐसे मान लो कि दोनों ही केस में स्पीड डिफरेंस है, स्पीड अलग अलग है, लेकिन डिस्टेंस तो सेम है ना, दूरी सेम है, डिस्टेंस सेम है, बट स्पीड अलग अलग है। तो स्पीड अलग होने की वजह से यहाँ टाइम भी अलग लगेगा। तो मान लेते हैं पहले वाले केस में टाइम कितना लग रहा है, t1, और दूसरे वाले केस में टाइम कितना लग रहा है, t2, ठीक। पहले वाले केस में कितना टाइम लग रहा है, t1, और दूसरे वाले केस में कितना टाइम लग रहा है, t2। तो यहाँ पे हम लोग टाइम लिख देंगे कितना, t1 प्लस t2, लेकिन t1 t2 की वैल्यू तो निकालनी होगी। अब जैसे तुम्हारे पास फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही लिखते हो ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक, सही है कि नहीं। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो t1 क्या हो गया, तो t1 के लिए डिस्टेंस तो x ही रहेगी, तो डिस्टेंस की जगह लिख दिए x, और स्पीड की जगह कितना लिख दिए, 20। इसकी स्पीड कितनी है, तो डिवाइड बाई 20, ठीक। इसी तरह t2 निकल जाएगा, तो t2 के लिए फिर से डिस्टेंस कितनी, x, तो डिस्टेंस x, लेकिन स्पीड कितनी है, ये इस वाले फॉर्मूले पे रखेंगे, डिस्टेंस की जगह x और स्पीड की जगह कितना, 30, तो स्पीड की जगह कितना रख दिए, 30, ठीक है। तो यहां से जो एवरेज स्पीड आई, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, ठीक है, ये x और x मिलके कितना हो जाएगा, 2x डिवाइड बाई t1 की वैल्यू भी हमारे पास आ गई कितनी, x अपॉन 20, और t2 की वैल्यू भी आ गई कितना, x अपॉन 30। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करो, ठीक है, 2x, और यहाँ पे इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 20, और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60, सही है, कोई दिक्कत। अब इसको क्या करोगे, 20 से इसको डिवाइड करोगे तो ये ऊपर आ गया कितना, 3x, और इससे डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2x। ये 60 कहाँ चला जाएगा, ऊपर,
तो एक साथ कर लो, डायरेक्ट जोड़ते हैं, तो ये कितना हो गया 2x, फिर डिवाइड बाय 3, 2 कितना हो जाएगा 5x इंटू कितना 60। ठीक, x से x कैंसिल आउट हो गया, 5 से ये कितने टाइम जाएगा 12 टाइम, 12 बार। ठीक, तो ये स्पीड कितनी आ गई 24 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी क्या है एवरेज स्पीड है। ठीक, ये 12 ठीक है, तो 24 किलोमीटर पर आवर ये इसकी क्या हो जाएगी एवरेज स्पीड हो जाएगी। कोई दिक्कत यहां तक समझ में आया, कोई परेशानी? ठीक है, मेरे ख्याल से नहीं होगी, तुमको क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब देखो तुम लोग क्या कर रहे थे, तुम लोग में से, ठीक है, तुम लोग में से क्या कर रहे थे, ज्यादातर लोग क्या कर रहे थे, जब मैंने यहाँ पे एवरेज स्पीड पूछी थी तुमसे, तो तुम कर क्या रहे थे, जाने का 20, रिटर्निंग का 30, 20 प्लस 30 डिवाइड बाई 2, तो 50 डिवाइड बाई 2 25 किलोमीटर पर आवर, इसलिए सबका आंसर आ रहा था। ठीक है, अब देखो ऐसे क्वेश्चन पे, ठीक, जहां पे रिटर्न जर्नी इन्वॉल्व हो, ऐसे क्वेश्चन पे देखो, ऐसे क्वेश्चन रिटर्न जर्नी भी नहीं कहेंगे। अब ध्यान से सुनो, यहां तक तो सबका आ गया। ठीक, फॉर्मूला कैसे आया वो भी बताता हूं तुमको, ये फॉर्मूला बनता कैसे। जहां पे स्पीड डिफरेंस हो, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, हाँ, दोनों को प्लस करने के डिवाइड बाई 2, यही सब कर रहे थे। स्पीड क्या हो रहा था रिटर्निंग, ठीक है, जाते समय 20 प्लस 30 डिवाइड बाई 2 25 किलोमीटर पर आवर, सबका आंसर आ रहा था, ये सब लोग कर रहे थे। ठीक, अब देखो ऐसे क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला बनता है, शॉर्टकट फॉर्मूला। शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है, किस तरह बनता है, ध्यान से सुनो। अगर हमारी डिस्टेंस इक्वल हो रही हो, ठीक है, अगर हमारी डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहे हैं वो क्या हो सेम हो, जैसे इस केस में क्या हो रहा था x जाना और x वापस आना। आगे चलते हैं, इसी पे बताते तुमको एक केस। ठीक, अब इसमें दो केस बन सकता है, यहां पे सुनो। जैसे ये हमारा पॉइंट A था, ये हमारा पॉइंट B था। ठीक, इस केस में क्या हो रहा था, हम यहां से यहां तक x जा रहे थे, ठीक, और यहां से यहां तक x हम लोग क्या हो रहे थे वापस आ रहे थे। ठीक है, दोनों ही केस में जो डिस्टेंस थी वो सेम थी, दोनों ही केस में डिस्टेंस, ठीक है, दोनों ही केस में जो डिस्टेंस थी वो क्या थी सेम थी। अब ऐसा एक केस और हो सकता है, जैसे हम स्ट्रेट लाइन मोशन कर लें पूरा यहां से यहां तक, और इसको बीच में से बांट दें, ये A, ये B और ये पॉइंट C। लेकिन इस केस में भी एक चीज था, क्या था कि ये भी x और ये भी x। तो अगर ऐसा कोई केस मिले जिस केस में डिस्टेंस क्या हो सेम हो, डिस्टेंस क्या हो सेम हो, स्पीड भले ही अलग अलग हो सकती है। मान लो जैसे मैंने तुमको एग्जांपल लिया था कि जाते समय जो हम लोग जा रहे हैं वो कितने स्पीड से जा रहे हैं, ठीक है, जाते समय कितने स्पीड से जा रहे हैं 20 किलोमीटर पर आवर, और रिटर्निंग कितने से कर रहे थे 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो स्पीड डिफरेंट थी कि नहीं थी। ठीक, तो इसकी जगह हम मान लेते हैं कि जाते समय हमारी स्पीड कितनी थी v1, और रिटर्निंग टाइम पे वापस आते समय हमारी स्पीड कितनी थी v2। इस केस के लिए भी मान लेंगे कि पहला पार्ट हम लोग चले v1 स्पीड से, और सेकेंड वाला जो पार्ट है वो चले v2 स्पीड से। तो ऐसे केस में अगर हमसे पूछा जाए कि आप क्या कीजिए, इस तरह के केसेस में एवरेज स्पीड बता दीजिए, क्या बता दीजिए एवरेज स्पीड। इस तरह क्वेश्चन आते हैं कि ऐसे केसेस में एवरेज स्पीड बता दीजिए। तो अगर दो तरीका है, तुमको नॉर्मल फॉर्मूला जैसे मैंने अभी कराया, अगर वो भी आता है तो तुम इस क्वेश्चन को जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो हमको ज़्यादा टाइम लग रहा है, बट तुम्हारे पास प्रैक्टिस रहेगी तो तुम जल्दी से कर लोगे। ठीक, तो या तो नॉर्मल मेथड से कर लो या तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला पे देखो। ठीक, क्या है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, कुछ नहीं, सीधे से बात करेंगे कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो पहले चलो टोटल डिस्टेंस की बात करते हैं।
दोनों ही केस में यहां से भी टोटल डिस्टेंस x, वापस आने का भी x, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2x। यहां भी देखो यही होगा x और x, ये सेम होना चाहिए, यही पहली कैटेगरी है कि ये सेम होना चाहिए तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये सेम नहीं होगा तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो यहां पे कितना हो गया 2x डिवाइड बाई टोटल टाइम, तो टोटल टाइम को तुम कितना मान लो t1 और इसको कितना मान लो t2। तो टाइम निकलता कैसे है, टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाता है, टाइम का फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इस केस में स्पीड कुछ और है, यहां पे कुछ और है, तो यहां पे टाइम का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, तो यहां मान लेते टाइम t1 है तो ये हो जाएगा x अपॉन v1, और यहां का टाइम मान लेते हैं t2, तो t2 की जगह कितना हो जाएगा x अपॉन v2। यही यहां पे भी होगा, सेम इसी तरह निकालेंगे, इसी तरह यहां पे, इसी तरह यहां पे, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से सुनिए, इसके बाद क्या करेंगे, हाँ लंबाई बताइए, बैठे रहिए, बोल लीजिए क्लास में है ना, लाइव क्लास चल रही है, उसके बाद फिर फोन करेंगे उनको, ठीक है, बैठा दीजिए थोड़ी देर, ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है। अब इसके बाद फिर क्या लिखेंगे, टोटल टाइम लिखेंगे, तो ये हो जाएगा कितना 2x, टाइम की वैल्यू रखो, यहां से टाइम की वैल्यू कितनी रखोगे x अपॉन v1, और यहां से टाइम की वैल्यू कितनी रखोगे प्लस x अपॉन कितना v2, ठीक। चलो कोई दिक्कत, एलसीएम लो, तुम्हारे फॉर्मूले से करते हैं ना, जो परेशान मत हो, तुम्हारे फॉर्मूले से भी करेंगे। अंकुश तुम बहुत देर से परेशान हो, अभी मैं बताऊंगा कैसे करना है उसको, ठीक है। अभी इसका एलसीएम लो, तो अब जब इसको आगे सॉल्व करोगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा, जल्दी से बता दो यहाँ पे, ठीक है। इसको पहले सॉल्व करते हैं इस चीज को, तो यहाँ पे एलसीएम लोगे तो यहाँ पे एलसीएम आएगा v1 v2, आएगा कि नहीं, यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा v1 v2, ठीक ठीक, यहां पे एलसीएम कितना आएगा v1 v2। अब डिवाइड कीजिए भाई, v1 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये यहां से आ जाएगा v2x, ठीक। v1 से इसको डिवाइड करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपका क्या आ जाएगा v2x, ठीक। अब v2 से डिवाइड करेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा v1x, कोई दिक्कत, और ऊपर तो 2x है। इसके बाद इस तरफ मैं सॉल्व कर रहा हूं यहां पे ले आके, ठीक। तो उसके बाद का प्रोसेस क्या है, ये v1 v2, ठीक है, कहां चला जाएगा, ये ऊपर यहां पे आ जाएगा। इसके बाद का स्टेप देखो तो ये हो जाएगा, ठीक, 2x, इधर सॉल्व कर रहा हूं, यहां से क्या बचेगा, इस यहां भी x है और यहां भी x है, तो x को कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा v1 प्लस v2x, और ये वाला मल्टीप्लीकेशन के साथ यहां पे आ जाएगा, तो इस जगह क्या आ जाएगा v1 v2, ठीक है, कोई दिक्कत। सॉल्व करें, x से x क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, x से x को क्या कर दिए, कैंसिल आउट कर दिए। कैंसिल आउट करने के बाद यहां पे फॉर्मूला कितना आ गया 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2, ठीक। तो ये वाला जो तुम्हारा फॉर्मूला है, ये तुम्हारा एक तरह से एक शॉर्टकट फॉर्मूला निकल गया एवरेज स्पीड निकालने का, ठीक है। लेकिन इस फॉर्मूले को तभी अप्लाई करेंगे जब दोनों ही केस की डिस्टेंस क्या होगी, बराबर होगी, दोनों ही केस की डिस्टेंस क्या होगी, बराबर होगी, ठीक, कोई दिक्कत। अब एक इसका अंकुश यादव का हो सकता है इसी फॉर्मूले से ये कर रहा है, इसको करके देख लेते हैं कि इस फॉर्मूले से आता कितना है, परेशान है बेचारा बच्चा बहुत देर से, ठीक। तो अब इस पहले वाले क्वेश्चन पे आइए, सबसे पहले वाले क्वेश्चन पे आइए। देखिए पहला वाला क्वेश्चन हम लोग कहाँ पे कर रहे थे, किस जगह पे था हमारा, ये, ठीक। इस क्वेश्चन पे आइए, इस क्वेश्चन पे देखिए, यहाँ पे जाते समय डिस्टेंस कितनी थी 20 किलोमीटर पर आवर, रिटर्निंग डिस्टेंस कितनी थी 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक। तो हम v1 की जगह ले सकते हैं कि v1 है हमारा 20 किलोमीटर पर आवर और v2 है हमारा 30 किलोमीटर पर आवर। तो इस केस में अगर हम एवरेज स्पीड देखें तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आप फॉर्मूले से निकालेंगे तो फॉर्मूले से कितना आता है 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2
वैल्यू पुटअप करेंगे, वैल्यू पुटअप कीजिए। 2 v1 की जगह कितना रखेंगे 20, v2 की जगह कितना रखेंगे 30 डिवाइड बाई v1 प्लस v2 यानी 20 प्लस 30। सॉल्व कीजिए भाई, ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसको। तो सॉल्व करने के बाद यहां पे सीधे ठीक 2 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 600, ठीक है, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा यहां से, तो डिवाइड बाई 20, ठीक है, ये कितना हो गया 50। इससे इसको कैंसिल आउट कर दो, काट के देख लो यार ना, ये 12 बार ही तो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग तब अप्लाई कर सकते हैं जब दोनों ही केस में चली गई डिस्टेंस क्या हो, इक्वल हो या x1 बराबर हो किसके x2 के। तो ये फॉर्मूला हमारा किस चीज का है, एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड का, ठीक। कल की क्लास में मैं आपको भी एक टॉपिक बताऊंगा मीन स्पीड, क्योंकि मैथ की क्लास अभी स्टार्ट होने वाली है ना। थोड़ा सा मैं टाइम बढ़ाने को सोच रहा हूँ बट कोई स्लॉट मिल नहीं पा रहा है, कॉन्टिन्यू क्लासेस चल रही हैं सुबह से शाम तक, एक भी स्लॉट हमको ऐसा नहीं मिल पा रहा है कि इसमें थोड़ा सा अपना टाइम इंक्रीज कर पाएँ। फिर भी ट्राई करते हैं कि कितने समय किया जा सकता है, कुछ एडजस्ट करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैथ की क्लास आपकी चलेगी, ठीक है। कल की क्लास में हम लोग फिर पहुंचेंगे, जिस तरह आपको स्पीड बता रहे हैं उसी तरह सारा कुछ वेलोसिटी में निकलेगा। तो अभी मीन स्पीड बाकी है, वो कल की क्लास में होगी, तब तक आप इस चैप्टर को थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, ठीक। फिर मिलते हैं कल की क्लास में, थैंक यू।